अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ध्यान देना, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो जो ये येलो डॉट्स यहां पर हमने लिखे बेटा, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास है। तो ये वाले जो हमारे पास, इट इज अ फर्स्ट लेयर। फिर उसके बाद ये वाली लेयर जो हमारे पास है, इट इज अ सेकंड लेयर। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये है बेटा थर्ड लेयर। इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन कितने डायमेंशन में बेटा? 3 डायमेंशन में, यानी इन 3D। यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस दीज येलो डॉट्स, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये हमारे पास बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दीज येलो डॉट्स, these are the constituent particles। अब जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रा किया, we call this structure as crystal lattice और space lattice। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस को अगर हम डिफाइन करेंगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस सिंपली होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन हाउ मेनी डायमेंशंस? इन 3 डायमेंशंस। यू कॉल दैट इज अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। लिख लेना, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ the regular arrangement of constituent particles in 3D space is called crystal lattice। उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? You call that as a crystal lattice। अब ध्यान देना, अगर इस क्रिस्टल लैटिस से मैं बेटा एक पार्टिकल में बाहर निकाल देता हूं, ये वाला पार्टिकल मैं यहां से बाहर निकाल देता हूं, ध्यान देना। अगर ये हमारे पास अब क्रिस्टल लैटिस, अगर आप देखोगे ना इसको बेटा, यू कैन सी देयर आर 8 क्यूब्स, वहां पर 8 क्यूब्स हमारे पास है। और अगर मैं इसको बेटा बाहर निकाल देता हूं, ये वाला शेडेड पोर्शन जिसको मैं यहां पर बेटा शेड कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे हमारे पास यहां पर जो ये बड़ा लेटिस हमारे पास, इट इज मेड अप ऑफ दीज 8 पार्ट्स। ये वाला जो मैं छोटा जिसको मैंने ये किया था बेटा, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये इस तरीके से हमारे पास है। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा क्रिस्टल हमारे पास है ना, ये ऐसे ही बेटा बना है। ये 8 क्यूब्स हमारे पास होते हैं, छोटे छोटे 8 क्यूब, जिनकी वजह से पूरा क्रिस्टल हमें बना है। एंड यू कॉल दिस एज, कैन यू कॉल दिस एज द स्मॉलेस्ट पोर्शन? ये इस क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। एंड यू कॉल दिस एज ए यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। यानी अगर मैं ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन लेता हूं जिसको मैंने शेड किया, ऐसा ही पोर्शन बेटा राइट साइड से है इसके, ऐसा ही पोर्शन इसके पीछे साइड से है, ऐसा ही पोर्शन ये और एक हमारे पास है, ऐसे ही 4 ऊपर से भी है। तो कैन यू से कि अब जो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन मैंने बेटा बाहर निकाला, यू कॉल दिस स्मॉलेस्ट पोर्शन एज यूनिट सेल। यानी अगर हमें डिफाइन करना होगा बेटा यूनिट सेल, तो यू कॉल यूनिट सेल the smallest portion of a crystal structure, the smallest portion of a crystal which when repeated in different directions, which when repeated in different directions, which when repeated in different directions will give rise to crystal structure, will give rise to crystal structure। यानी अगर इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम रिपीट करेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको मैंने शेड किया ना, इसी पोर्शन को मैंने अगर यहां पर बेटा बाहर निकाला, ये है ना ये स्मॉलेस्ट पोर्शन, दिस इज दिस स्मॉल क्यूब।
अगर मैं इसी क्यूब को बेटा डिफरेंट डायरेक्शंस में बेटा रिपीट करूंगा, एक्सेप्ट रोटेशन, खाली ट्रांसलेशन, यानी इसको बेटा यहां से फिर उस साइड से फिर इस साइड से, यानी एक्स एक्सिस पे भी मूव कराऊंगा, वाई एक्सिस पे भी मूव कराऊंगा और जेड एक्सिस पे भी मूव कराऊंगा, यू कैन गेट द एंटायर क्रिस्टल, आपको ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड यू कॉल दिस एज ए यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट सेल, यानी एक क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिससे वो क्रिस्टल बना होता है, यू कॉल दैट एज ए यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे, कॉल दिस एज एन, अगर इसको मैं मान के चलूंगा ऑरिजिन एंड कॉल दिस एज एन एक्स एक्सिस, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहां से बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है, यहां से हमारे पास वाई एक्सिस और यहां से हमारे पास कौन सी एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। एंड यू कॉल दिस लेंथ हैज, यानी ये हमारे पास एक छोटा क्यूब है ना, हर किसी क्यूब में बेटा एजेस होते हैं, एंड कॉल दिस एज लेंथ हैज ए, कॉल दिस जो वाई एक्सिस की ओर एज लेंथ होगा कॉल दैट एज बी, और जो जेड एक्सिस की के थ्रू एज लेंथ होगा कॉल दैट एज सी, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यू कॉल दैट एज ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है यू कॉल दैट एज बी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है यू कॉल दैट एज सी। यानी अगर आपको देखना होगा यूनिट सेल के पैरामीटर्स, दैट इज पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, नंबर फर्स्ट इज एज लेंथ्स, एज लेंथ्स अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी एज लेंथ होती है बेटा, ए, अलोंग वाई एक्सिस कौन सी एज लेंथ होती है, बी, अलोंग जेड एक्सिस कौन सी एज लेंथ होती है, सी। एंड नंबर सेकंड इज इंटरएक्शियल एंगल्स, इंटरएक्शियल एंगल्स यानी कौन से एंगल्स जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ध्यान देना, ए के अपोजिट में जो एंगल होता है यू कॉल दैट एज अल्फा, ये अल्फा असल में अब किस किस के बीच में होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, या ए के अपोजिट में जो एंगल होता है यू कॉल दैट एज अल्फा, बी के अपोजिट में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा। अब बीटा किस किस एक्सिस के बीच में होता है, किस एज लेंथ के बीच में, ए और सी के बीच में जो होता है, और सी के अपोजिट में जो होता है यू कॉल्ड दैट एज गामा। अब अगर आप देखोगे गामा किस किस के एज के बीच में होता है, ए और बी के एज लेंथ ए और एज लेंथ बी के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज गामा। तो इंटरएक्शन एंगल्स आपके पास कितने होते हैं, तीन, कौन कौन सा बेटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। These are called as a parameters of a unit cell, यानी यूनिट सेल के पास आपके पास 6 जिससे आप यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हो। एक तो ए बी सी दैट इज एज लेंथ्स, और अल्फा बीटा एंड गामा, these are called as interaction angles। और ये जो डॉट्स मैंने बनाए थे ना बेटा, these dots are called as a constituent particles, ये हमारे पास क्या होते हैं, constituent particles, and this dot is called as a lattice site और lattice point। इसको हम लेटिस साइड बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। अगर आप देख रहे हो ना इस वक्त, तो आप बोलते हैं ये पूरा क्रिस्टल हमारे पास एक क्यूब है, वही दिखता है ना, आपको लग रहा होगा कि ये पूरा क्रिस्टल हमारे पास क्यूब है। वो तो तब क्यूब आपको नजर आता है जब आपने बेटा इनको लाइन से ज्वाइन किया। अगर आप ये लाइन्स हटा देते, यानी क्रिस्टल में तो लाइन्स अंदर से नहीं होते ना, क्रिस्टल में खाली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, खाली येलो डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, विदाउट दिस लाइन। ये लाइन्स हमने बेटा यहां से ही इसमें इनकॉर्पोरेट की ताकि आपको इस क्रिस्टल का जियोमेट्री या स्ट्रक्चर पता चलेगा। जियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल देखने के लिए आप इसमें क्या ड्रॉ कर लेते हो, लाइन्स ड्रॉ कर लेते हो। ध्यान देना, ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला, दिस इज द कॉर्नर ऑफ दिस यूनिट सेल, ये इस यूनिट सेल का कॉर्नर है, ये वाला, इस यूनिट सेल का अगर आप देखोगे ना ये वाला कॉर्नर है। लेकिन अगर आप देखोगे ना ये कॉर्नर जो है ना, इट इज द कॉर्नर ऑफ द 8 यूनिट सेल्स। ये इस यूनिट सेल का भी कॉर्नर है, इस यूनिट सेल का भी ये कॉर्नर है, वे दो, इसके पीछे जो यूनिट सेल है उसका भी एक कॉर्नर है, इस वाले यूनिट सेल का भी एक कॉर्नर है, और ऊपर जो यूनिट सेल 4 आ जाते हैं उनके भी एक कॉर्नर है। यानी जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर असल में कितने यूनिट सेल्स का होता है, 8 यूनिट सेल्स का। यानी जो एटम इस कॉर्नर पे होता है, ये वाला एटम जो होता है, क्योंकि आगे जाके हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने बेटा यहां पर ही बोल दिया, जो कॉर्नर वाला एटम होता है ये असल में बेटा कितनी यूनिट सेल्स का कॉर्नर होता है, 8 यूनिट सेल्स। यानी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8,
कॉर्नर हमेशा कितने में से शेयर होता है बेटा? कितने यूनिट सेल्स बेटा एक कॉर्नर बनाते हैं? 8 यूनिट सेल्स। अगर एक एटम कॉर्नर पे है ना, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन का भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसी तरीके से इसका, यानी 8 इंटू 1/8। 8 यूनिट सेल्स टोटल में है ना इसमें, 8 इंटू 1/8 दैट कम्स आउट बी, तब ये बेटा एक एटम बना देता है। तो एक चीज तो बेटा उस वक्त में ये लाइन, ये वाली डायग्राम फिर से नहीं बना देता हूं, तो सिंपली आप याद रख लेना बेटा कि जो कॉर्नर पे एटम होता है दैट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? 8 यूनिट सेल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, and you divide the unit cells into 2 categories. One is called as primitive unit cell. Primitive unit cell. And number second is called as non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell. Primitive unit cell and non-primitive unit cell. Primitive unit cell में क्या होता है? ध्यान देना, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा कॉर्नर्स पे होंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, यू कॉल दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल वो वाली यूनिट सेल होती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एट द कॉर्नर पोजिशंस। और दूसरी कौन सी यूनिट सेल है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है, यू डिवाइड द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एज, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खाली कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कहां पर बेटे? कॉर्नर्स पे एंड एट सम अदर पोजीशंस। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पहला टाइप जो है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ध्यान देना, अगर ये हमारे पास एक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा एक तो बेटा कॉर्नर्स पे होते, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। जिस कमरे में आप बैठे हुए ना, अगर आप देखोगे ना, इस कमरे में बेटा टोटल में आपके पास 6 फेसेस है, 6 फेसेस टोटल में है। वही हुआ 1 2 3 4, एक बैक साइड का फेस, एक फ्रंट साइड का फेस, वही हुए 6 फेसेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। 1 2 3 4, 4 फेसेस, एक बैक साइड का फेस और एक फ्रंट साइड का फेस, with 6 faces. This is called a face centered unit cell. दूसरा जो हमारे पास है that is called as end centered unit cell. End centered unit cell. End centered unit cell में क्या होता है? One 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो बेटा एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और कहां पर प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ, अगर आप देखोगे ना जो 6 फेसेस होते हैं ना, उसमें बेटा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस, यानी इस बोर्ड का अपोजिट फेस उस साइड से होगा, टॉप वाले का बॉटम वाला अपोजिट होता है, राइट साइड का बेटा लेफ्ट साइड वाला अपोजिट होगा। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस दे दो, ये वाला अपोजिट और इसका अपोजिट ये होगा। यानी अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो, या फ्रंट और बैक वाला ले लो। यू कॉल दिस यूनिट सेल एज एंड सेंटर, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पोजीशंस एंड एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। नंबर 3rd यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल में बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बेटा एक तो कॉर्नर पोजिशन पे प्रेजेंट है एंड वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। एक पार्टिकल प्रेजेंट है एट द सेंटर, यानी जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसके सेंटर में, यानी कमरे के सेंटर में बेटा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पोजीशंस एंड वन पार्टिकल एट अ बॉडी सेंटर। यू कॉल दिस यूनिट सेल एज बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल। यानी आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव को हम बेटा और एक नाम बोलते हैं सेंट्रोइड यूनिट सेल्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, ज्यादातर बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्यूबिक यूनिट सेल से, यानी क्यूब जो हमारे पास होता है, क्यूब। ध्यान देना बेटा, अगर हम क्यूब की बात करेंगे ना, कंसिडर दिस एज ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और सिंपली एक क्यूब हमारे पास है। क्यूब का एक प्रॉपर्टी है क्यूब की कि जो ए होता है इट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइड्स ऑफ ए क्यूब आर ऑलवेज इक्वल। और दूसरा पॉइंट जो आपको पता है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इंटरएक्शन एंगल जो होते हैं हर कोई कितना होता है 90 डिग्री एक क्यूब में, अगर हम देखेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट, जरा मुझे बताओ बेटा टोटल में कितने कॉर्नर्स, अगर आप नंबरिंग करोगे ना 1 A B C D E F G एंड H, ये हमारे पास क्या है? अगर आप देखोगे ना इस क्यूब में बेटा कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स। कौन कौन सा कॉर्नर है? A B C D E F G H, ये हमारे पास कॉर्नर्स है। और फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस। क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं? 6। कौन सा फेस बेटा? A B C D, ये एक फेस हमारे पास है। A E H D, ये और एक फेस हमारे पास है। E F G H, ये हमारे पास इसी तरीके 6 फेस। एक तो बेटा जिस कमरे में आप बैठे हुए ये वाला फेस और इसका अपोजिट फेस हुए 2, 3 राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हुए 4, टॉप और बॉटम, यानी टोटल में आपके पास कितने फेसेस मिलेंगे? 6। एंड नेक्स्ट आपके पास होता है बेटा एजेस। एजेस होते हैं ये A टू B, C टू D, D टू C टू D, D टू A टू E, E टू H, H टू D, ये हमारे पास इसी तरीके से E टू F, F टू G, G टू H, H टू E, ये हमारे पास एजेस होते हैं। और क्यूब में बेटा टोटल में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम अल्टरनेट फेसेस की बात करेंगे, अल्टरनेट फेस का मतलब हो गया बेटा अगर आप टॉप वाला फेस लेते हो ना, फिर इसके साइड में जो फेस होगा उसको आपको छोड़ना है एक के बाद एक, यानी टॉप। जो टॉप वाला फेस होगा, ये टॉप वाला फेस, ये बेटा कितने फेसेस के साथ कनेक्ट होता है? ध्यान देना, टॉप वाला फेस जो होता है ये इस फेस के साथ भी कनेक्ट होता है। टॉप वाला फेस इसके साथ भी होता है, उसके साथ भी होता है, उसके साथ, यानी जो टॉप वाला फेस होता है इट इज कनेक्टेड विथ 4 फेसेस। लेकिन जब अल्टरनेट फेसेस की बात करते हैं, यानी एक के बाद एक, अल्टरनेट फेसेस का हमेशा मतलब होता है अपोजिट फेसेस। और क्यूब में अगर आप देखोगे अपोजिट फेसेस कितने होते हैं? 2। यानी अगर आप देखोगे क्यूब में टोटल में कितने फेस अल्टरनेट फेसेस होते हैं? 2 अल्टरनेट फेसेस। अल्टरनेट फेसेस का मतलब होता है सिंपली अपोजिट फेसेस।
यानी टू अल्टरनेट फेसेस, क्योंकि अल्टरनेट मींस अपोजिट फेसेस। और अगर आप देखोगे अल्टरनेट एजेस कितने होते हैं, 4 अल्टरनेट एजेस। क्यूब में टोटल कितने, 4 अल्टरनेट एजेस, यानी अपोजिट एजेस कितने होते हैं, 4, और अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। सपोज बेटा साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू ए। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, ई एफ जी एच, ये हमारे पास क्या है, ये फेस हमारे पास है। इस फेस में अगर मैं ई से जी तक डालूंगा एक डायगोनल, यू कॉल दिस एज, क्योंकि ये फेस का डायगोनल, यू कॉल सिंपली कॉल इट एज अ फेस डायगोनल। जी टू एच इट इज फेस डायगोनल। और अगर आपको ई टू जी साइड ऑफ ए क्यूब आपने कितना लिया, ए, कोई भी साइड बेटा अगर आप क्यूब का, क्यूब में टोटल में कितने साइड्स हैं, एजेस कितने हैं, 12, और हर कोई साइड बेटा किसके बराबर है, ए के बराबर। अगर आपको बोला जाएगा फेस डायगोनल बताओ, फेस डायगोनल, देन यू कैन सिंपली से फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a। फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। ये बेटा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको बेटा याद रख लेना, यानी ये हमारे पास, अगर ये फेस, इस फेस की मैं बात कर रहा हूं, ए ई एफ बी, ये भी हमारे पास एक फेस है ना। ई टू बी अगर मैं लेता हूं, ई टू बी, क्योंकि ये फेस एक हमारे पास है, ई टू बी हमारे पास कौन सा डायगोनल आ जाएगा, फेस डायगोनल, क्योंकि ये फेस को बेटा कट करेगा। लेकिन अगर मैं ई से जा रहा हूं सी तक, यानी ये वाला ई टू सी, ये वाला अगर मैं बात करूं, तो एक तो बेटा कॉर्नर, बेटा फ्रंट फेस का कॉर्नर, और दूसरा कौन सा कॉर्नर है, इसी फेस का कॉर्नर नहीं है, दूसरे फेस का कॉर्नर है, क्योंकि असल में बेटा ये है ना ए ई एफ बी, ये एक फेस हमारे पास है। अच्छा, और फिर हमारे पास और एक फेस है ना डी एच जी सी। तो आप बेटा डायगोनल कहां से डाल रहे हो, ई से डाल रहे हो कहां तक, सी तक, एंड यू कॉल दिस डायगोनल एज बॉडी डायगोनल, क्योंकि ये इस क्यूब के सेंटर में से थ्रू पास हो जाएगा। यू कॉल दिस डायगोनल एज कौन सा डायगोनल बेटा, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3a के बराबर होता है। और अगर आप देखोगे इस क्यूब में, ध्यान देना, यही क्यूब में फिर से बना देता हूं बेटा यहां पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर मैं बोल रहा हूं ना, मैं एफ से जा रहा हूं ए तक, यानी क्या सिंपली से इट इज अ फेस डायगोनल। लेकिन अगर मैं एफ से जा रहा हूं डी तक, ये वाला, तब ये कौन सा डायगोनल है, देन इट इज अ बॉडी डायगोनल। अगर मैं जी से जा रहा हूं डी तक, देन इट इज अ फेस डायगोनल। अगर मैं जी से जा रहा हूं ए तक, देन इट इज अ बॉडी डायगोनल। और क्यूब में अगर आप देखोगे ना 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4 BD आर प्रेजेंट। क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। एक क्यूब में बेटा टोटल में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट इन ए क्यूब। और फेस डायगोनल किसके बराबर होता है, √2a, और बॉडी डायगोनल किसके बराबर होता है, √3a। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है बेटा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव number of atoms in a unit cell. Calculation of effective number of atoms in a unit cell. यहां से लिख लेना बेटा position of atoms, position of atoms of atom। यहां पर लिख लेना बेटा contribution to unit cell, contribution to one unit cell, पोजीशन ऑफ एटम। दूसरे साइड से लिख लेना कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल। ध्यान देना, अगर एटम कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, इफ एटम इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ध्यान देना।
ध्यान देना, अगर आप देखोगे आपके पास कितने यूनिट सेल्स है, ये 2 यूनिट सेल्स, और ये जो है इट इज अ फेस. नाउ दिस फेस इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? फेस हमेशा शेयर होता है बिटवीन द 2 यूनिट सेल्स. अगर इस फेस पे कोई एटम हमारे पास है तो इस यूनिट सेल की ओर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2. और इस यूनिट सेल की ओर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2. यानी अगर पोजीशन ऑफ एटम, अगर एटम फेस पे है तो कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की ओर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2. और इस यूनिट सेल की ओर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, बिकॉज द फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, दैट इज वाई कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल आता है 1/2. दूसरा होता है बेटा, अगर कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? 8 यूनिट सेल्स. तो कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल कितना होगा? 1/8. नेक्स्ट बेटा नंबर 3 इज एज सेंटर. एज सेंटर, एज जो होता है किसी भी क्यूब में अगर हम देखेंगे ना, एज जो होता है, एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स. तो कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल कितना होता है? 1/4. और नेक्स्ट बेटा नंबर 4 जो हमारे पास है, दैट इज बॉडी सेंटर पे जो होता है. बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर अगर यूनिट सेल के सेंटर, अगर जिस कमरे में आप बैठे हुए ना, सपोज इट इज अ यूनिट सेल, इसके सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है, वो किस यूनिट सेल का होगा? इसी यूनिट सेल का प्रेजेंट, यानी कंट्रीब्यूशन टू ये यूनिट सेल कितना होगा? 1. तो अगर आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z. किसके बराबर होता है? Z जो हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इट इज इक्वल टू 1/8 इंटू ऑक्यूपाइड कॉर्नर्स प्लस 1/2 इंटू ऑक्यूपाइड फेस सेंटर्स प्लस 1/4 इंटू ऑक्यूपाइड फेस सेंटर्स. यानी यहां पर मैं बेटा इसको लिखूंगा, यानी अगर आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z, वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1/8 into occupied corners plus 1/2 into occupied face centers plus 1/4 into occupied edge centers plus 1 into occupied body centers. Body centers into 1 into plus occupied body centers. Occupied body center. ये हमें देता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम जो यूनिट सेल में होते हैं, दैट इज Z इज इक्वल टू 1/8 इंटू ऑक्यूपाइड कॉर्नर्स प्लस 1/2 इंटू ऑक्यूपाइड फेस सेंटर्स प्लस 1/4 इंटू ऑक्यूपाइड एज सेंटर्स प्लस 1 इंटू ऑक्यूपाइड बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर पे यूजुअली बेटा एक ही एटम, अब कभी को अगर क्वेश्चन में बोलेगा 2 एटम्स या 3 एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर विद इन द यूनिट सेल, तब बेटा क्वेश्चन लिख लेना बेटा. In a solid, atoms A are present at corner position and B atoms at face centers.
एंड बी एटम्स एट फेस सेंटर्स। और बी एटम्स कहां पर प्रेजेंट है बेटा? एट फेस सेंटर्स। कैलकुलेट। नंबर फर्स्ट, formula of the solid, formula of the solid. Number second point, total number of atoms in a unit cell, total number of atoms. ध्यान देना, सॉल्यूशन में अगर हम देख लेंगे तो सॉलिड किस किस से बना होता है बेटा? सॉलिड, इन ए सॉलिड एटम्स ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पोजीशंस एंड एटम्स बी एट फेस सेंटर्स। यानी बेटा एक तो ए प्रेजेंट है और दूसरा क्या प्रेजेंट है? बी। ए खाली कहां पर प्रेजेंट है? एटम्स ए जो है दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पोजीशंस। तो हर कोई ऑक्युपाइड कॉर्नर है ना, यानी कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8 इंटू ऑक्युपाइड कॉर्नर्स कितने हैं? 8। यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए किसके बराबर होंगे? 1। और बी कितना प्रेजेंट है? जरा मुझे बता बेटा, बी कहां पर प्रेजेंट? बी एटम्स आर एट फेस सेंटर। जो फेस पे एटम होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2। और कितने फेस पे सेंटर एटम्स हैं? 6। दैट्स 2 3 आर 6। यानी बी कितने एटम्स हैं? 3। यानी अगर आपको बोला जाएगा कि फॉर्मूला क्या है, यू कैन सिंपली से द फॉर्मूला इज AB3। AB3 इज द फॉर्मूला। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। या तो आप बेटा वो वाली फॉर्मूला यूज करोगे, या तो आप यहां से 3 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 4। 4 is the total number of atoms. और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बाकी यहां तक बेटा इसको रिवाइज कर लेना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।